हेलो डियर स्पिरिट। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज से हम जो है कंप्लीट जीएस का, इंडियन जीएस हो चाहे छत्तीसगढ़ जीएस हो, दोनों का जो है पीवाईक्यू जो एनालिसिस है, ठीक है, अभी तक 2024 से लेकर 2026 तक अभी जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सबका जीएस पोर्शन का मैं एक एनालिसिस वीडियो आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, अभी मैंने कंप्यूटर का एनालिसिस वीडियो आपको करा दिया, इंडियन हिस्ट्री का एनालिसिस करा दिया, ठीक है, जिसमें से कुछ मेरे को थोड़ा डीपली क्वेश्चन मिले थे, इस कारण उसका अलग से मैं जो है वीडियो बना दिया हूँ। इसमें भी इंडियन हिस्ट्री रहेगा, ठीक है, और साथ ही जितने भी है इंडियन जीएस का जो भी सब्जेक्ट है, सीजीजीएस के जितने भी सब्जेक्ट है सब इसमें इंक्लूड रहेगा। तो पूरा कंप्लीट जीएस है, इंडियन जीएस, सीजीजीएस। इस पीवाईक्यू को मैं एनालिसिस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप जो है अगर मंडी सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आरटीओ की तैयारी कर रहे हो, तो आपको मालूम होना चाहिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं, ठीक है? और किन-किन पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, इस चीज़ को आप वीडियो में देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। फिर भी एक बात आपको मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आप जो है छत्तीसगढ़ जीएस को, मंडी सब इंस्पेक्टर के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर आप छत्तीसगढ़ जीएस में अगर मैं बात करें तो अगर आप जो है सीजीजीएस को ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहते, ठीक है? तो आप जो है छत्तीसगढ़ का भूगोल को ज़्यादा पढ़िए, बस केवल छत्तीसगढ़ के भूगोल को आप पढ़ लीजिए, क्योंकि आप देखेंगे छत्तीसगढ़ के भूगोल से जो है हर बार ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। आज भी जो एनालिसिस वीडियो है, जो हर दिन मैं 10 क्वेश्चन लेके आऊँगा बोला हूँ, तो उसमें आपको ये चीज़ समझ आ जाएगा कि छत्तीसगढ़ के भूगोल से कितना क्वेश्चन पूछा गया है। ये केवल ऐसा नहीं है कि पीवाईक्यू है तो क्वेश्चन रहेगा और उसका आंसर बता दूँगा, ऐसा नहीं करता मैं। इसे डिटेल समझाता हूँ, है ना, उसके बारे में, ताकि आस-पास के अगर क्वेश्चन पूछा जाता है आस-पास की चीज़ों से, वो भी आपसे बन जाए। ठीक है? चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, जीवीके राव समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, ठीक है? इधर दिया हुआ है, साथ ही उसका जो डेट है, ठीक है? कब-कब बना था वो समिति और क्या-क्या काम किया हुआ था, इसको हम जानेंगे, ठीक है? तो पंचायती राज से संबंधित है कुछ प्रमुख समिति है, जैसे बलवंत राय मेहता समिति, बीए याद रखना, बलवंत राय के बाद जो है अशोक मेहता समिति, ठीक है? तो बीए इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं, दोनों को याद रखने के लिए। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में बनती है, ध्यान रखिएगा। इसने भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की सिफारिश की थी। साथ ही पंचायती राज के रूप में इसको जो है जाना गया। इसे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर का सुझाव इन्होंने दिया था। याद रखिएगा, जो बलवंत राय मेहता समिति है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव ये देते हैं। 1957 में इसको गठन किया गया था। अशोक मेहता समिति की बात करें तो 1977 में, लगभग 20 साल बाद इसका, इस समिति ने त्रिस्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय मंडल पंचायत और जिला परिषद की सिफारिश इन्होंने की थी। उसके बाद जी वी के राव समिति, ठीक है, जी वी के राव समिति, इसने ये जो है 1985 में बना था। इसने पंचायती राज को बिना जड़ की घास कहा और जिला स्तर पर विकास कार्यों के लिए जिला विकास आयुक्त के पद के सृजन की सिफारिश इन्होंने की थी। उसके बाद एल एम सिंघवी समिति, ठीक है, 1986 में बनता है। इस समिति ने सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने और पंचायतों के लिए अधिक वित्तीय संसाधनों की सिफारिश इन्होंने की थी, ठीक है। उसके बाद पी के थुंगा समिति आती है 1988 में। इसने भी पंचायती राज व्यवस्था को शक्तिशाली बनाने और उसे संविधान में शामिल करने का पुरजोर समर्थन इन्होंने किया था। उसके बाद है वी एन गाडगिल समिति 1988 में, पी के थुंगन और गाडगी 1988 में आया। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर ही पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के लिए विधेयक का प्रारूप तैयार किया गया था, ठीक है। तो ये कुछ समिति है जो पंचायती राज से जुड़ी हुई है, जिसको याद रखेंगे। तो सबसे पहले बलवंत राज समिति, ये है 57 में। फिर अशोक मेहता समिति, ये है 70 में, ठीक है। उसके बाद जो है जी वी के राव समिति, ये हो गया 85 में। फिर उसके बाद एल एम सिंघवी समिति, ये है 86 में, ठीक है। तो आप इस प्रकार से जो है इसको बना सकते हैं, ठीक। चलिए, तो जोड़िए आप मिला लीजिएगा, आंसर आपके पास लिखा हुआ है। इसके साथ ही कुछ समितियाँ और हैं, जैसे वी टी कृष्णमाचारी समिति 1960 में बना था। के संथानम समिति जो है पंचायती राज वित्त पर ये बात किया हुआ था, 1963 में बना था। हनुमंतराव समिति 1984 में बना। हरलाल सिंह खर्रा समिति जो है 1990 में ये बना, ठीक है। तो ये कुछ समितियाँ और हैं जिसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न और उससे रिलेटेड कुछ जो है महत्वपूर्ण बातें, ठीक है। तो बलवंत राय त्रिस्तरीय, अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय, ठीक है। जीवीकी राव समिति को याद रखिए, बिना जड़ की घास कहा था इन्होंने। एल.एम. सिंघवी समिति जो है संवैधानिक दर्जा देने की बात इन्होंने की थी। मतलब चारों में कुछ ना कुछ जो है आपको प्रमुख जो है मेन पॉइंट कुछ दिखेगा, ठीक है। तो चारों को बहुत अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा पी के थुंगन और वी वी एन गाडगिल समिति को भी याद रखना है।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का लोक नृत्य निम्न में से कौन सा है? कौन सा जो है छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है? ठीक है, सुआ है, पंथी है, चारकुल चारकुलर नहीं है, कालबेलिया भी नहीं है। तो जे और के इसका सही है। पंथी नृत्य आप जानते हैं, यह छत्तीसगढ़ का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जो मुख्य रूप से सतनामी समुदाय द्वारा माघी पूर्णिमा गुरु घासीदास की जयंती पर किया जाता है। राउत नाचा यादव जाति के द्वारा समुदाय द्वारा दीपावली के समय भगवान कृष्ण की भक्ति में किया जाने वाला शौर्यपूर्ण ये नृत्य है। सुआ नृत्य, इसे तोता नृत्य भी कहते हैं। दीपावली के पूर्व महिलाएं बांस की टोकरी में लकड़ी का सुआ रखकर चारों वृत्ताकार घेरे में ताली बजाते हुए यह नृत्य वो करते हैं। साथ ही सुआ नृत्य को ही मुकुटधर पांडे जी ने छत्तीसगढ़ का गरबा भी कहा, इसको भी ध्यान रखेंगे। कर्मा नृत्य के बारे में बात करें तो यह गौंड गौड़ जनजाति, बैगा, उराव जनजातियों द्वारा कर्म देवता को प्रसन्न करने के लिए वर्षा ऋतु की समाप्ति और शरद ऋतु के आगमन पर किया जाता है। पंडवानी नृत्य छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध लोक गायन शैली है। इससे महाभारत की कथाओं को नृत्य और संगीत के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। आप जानते हैं पंडवानी दो प्रकार से गाई जाती है, एक है कपाली श्रेणी, ठीक है, एक है वेदमती शैली। दो प्रकार की शैली होती है पंडवानी के। तीजान बाई को बहुत अच्छे से जानते हैं कपाली शैली के लिए, ठीक है, झाड़ू राम देवांगन जी को जानते हैं वेदमती शैली के लिए। साथ ही जो पंडवानी होता है, इसको लाने वाले अगर बात करें तो सबल सिंह चौहान जी थे, ठीक है, जिन्होंने महाभारत से इसको लिखा है। साथ ही इसमें जो मुख्य नायक की बात करते हैं तो भीम होता है, भीम और द्रौपदी की ये गाथा है। इस चीज़ को आप समझेंगे, ठीक है। पंडवानी से संबंधित बहुत सारी बातें हैं, उसको विशेष रूप से देख लेंगे। गेड़ी की बात करें तो गेड़ी आप जानते हैं, ठीक है, ये जो है छत्तीसगढ़ का प्रमुख त्योहार जब होता है, ठीक है, तो गेड़ी नृत्य भी किया जाता है। साथ ही जनजातियों में भी अलग से गेड़ी नृत्य जो है मनाया जाता है, ठीक है, किया जाता है। मुड़िया जनजाति का अत्यंत कलात्मक नृत्य याद रखिए, तो गेड़ी नृत्य मुड़िया जनजाति से संबंधित है। मूड़ी और गोड़ ऐसे याद रख सकते हैं, मूड़ी और गोड़, मूड़ी और गोड़, तो मूड़ी और गोड़ इस प्रकार से याद रख सकते हैं, जिसमें नर्तक लकड़ी की ऊंची गेड़ियों पर चढ़कर संतुलन बनाते हुए जो है नृत्य करते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक, थैला या डंडा नृत्य फसल कटाई के बाद अगहन महीने में पुरुषों द्वारा डंडों की सहायता से किए जाने वाला यह नृत्य होता है। ठीक है, सरहुल नृत्य सरगुजा क्षेत्र में उराव जनजाति द्वारा सरना देवी साल वृक्ष की पूजा के समय चैत पूर्णिमा को याद रखिएगा, चैत पूर्णिमा को उराव जनजाति द्वारा सरना देवी या साल वृक्ष के नीचे इसको किया जाने वाला नृत्य है, याद रखिएगा। सरहुल कई बार पूछा जाता है, उराव जनजाति से रिलेटेड प्रश्न कई बार आया हुआ है, ठीक है। इनकी बोली को लेकर भी कुरुख इनकी बोली होती है, इसको भी पूछा जाता है। शिक्षित जनजाति है उराव जनजाति, इसको भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सरहुल नृत्य, ठीक है। अक्सार नृत्य के बारे में बात करें तो बस्तर की मुड़िया जनजाति और अबुझ माड़िया जनजाति द्वारा फसल और वर्षा के देवता अक्सार की पूजा के अवसर पर इसको किया जाता है, ठीक है। तो दो नृत्य है हमारे छत्तीसगढ़ के, एक सुआ है, एक पंथी है, ठीक है, ये दोनों नहीं है, तो जे और के इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अभौतिक संस्कृति का उदाहरण क्या नहीं है? अभौतिक संस्कृति, अभौतिक संस्कृति क्या होता है? तो अभौतिक संस्कृति या नॉन मटेरियल कल्चर से तात्पर्य क्या होता है? उन अमूर्त पहलुओं से हैं जिन्हें हम तो ना तो देख सकते हैं, ना ही छू सकते हैं। यह मनुष्य के विचारों, विश्वासों, भावनाओं और कार्य करने के तरीकों में निहित होती है। मतलब ऐसी संस्कृति जिसको हम छू नहीं सकते, केवल उसको महसूस कर सकते हैं, उस पर विश्वास कर सकते हैं, उस पर विचार कर सकते हैं, ऐसी संस्कृति, ठीक है। अब भौतिक संस्कृति के उदाहरण है जैसे मान्यता, धर्म, विश्वास, ठीक है, तो ईश्वर में विश्वास, भाग्य, पाप पुण्य की अवधारणा, पुनर्जन्म का विचार, मूल्य और आदर्श, बड़ों का सम्मान, ईमानदारी, राष्ट्रवाद, अहिंसा के आदर्श, भाषा और शब्द संचार के माध्यम, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, विशिष्ट शब्दावली, रीति रिवाज और प्रथाएं हैं, ठीक है, परंपराएं हैं, विवाह की रस्में, त्यौहार मनाने के तरीके, शिष्टाचार और लोकगीत है, नियम और कानून, समाज में व्यवहार को नियंत्रित करने वाले नैतिक नियम, संवैधानिक कानून, कला शैली है, संगीत की रागनी, नृत्य की मुद्राएं जैसे संगीत, छत्तीसगढ़ का पंडवानी गायन शैली है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये अमूर्त है, अमूर्त मतलब जिसको हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। इसमें धर्म आ जाएगा, मूल्य और विश्वास आ जाएगा, परंपरा आ जाएगा। मोबाइल फ़ोन को तो भाई आप चलाते हो, तो ये तो नहीं आएगा, तो डी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में जनवरी से दिसंबर तक मनाए जाने वाले त्योहार का सही क्रम, हरेली सावन अमावस्या को मनाया जाता है, सावन अमावस्या, ठीक है, अमावस्या को याद रखिएगा, लगभग जुलाई के महीने पर, ठीक है। उसके बाद पोला, पोला जो है याद रखिएगा, ये जो है भाद्र
भाद भादो मास शुक्ल पक्ष तृतीय को, हाँ, शुक्ल पक्ष तृतीय को, है ना? तो ये आ जाएगा आपका पोला जो है कब हो जाएगा? जुलाई के बाद, है ना? जुलाई अगस्त मान लीजिए, जुलाई अगस्त 15 सितंबर, इसको जुलाई अगस्त सितंबर क्या, अगस्त सितंबर ये हो जाएगा छेरछेरा। आप तो ये जनवरी फरवरी, है ना? जनवरी मेन है, दिसंबर के लास्ट जनवरी, ये हुए जनवरी। गौरा गौरी ये दीपावली में होता है, कार्तिक में समय, दीपावली, दीपावली, ठीक है, ये हो गया। तो जनवरी में ये हो गया आपका, ये हो गया नवंबर अक्टूबर नवंबर, नवंबर में आ जाएगा, ठीक है। तो जनवरी में छेरछेरा आ जाएगा, उसके बाद हो जाएगा हरेली। तो एम के बाद एल, एम के बाद क्या है? ए एल एम, हाँ, एम के बाद हो जाएगा के, तो ये आ जाएगा आपका सही आंसर, ठीक है। तो हरेली ये छत्तीसगढ़ का पहला त्यौहार होता है जो सावन की अमावस्या को मनाया जाता है। किसान इस दिन अपने कृषि उपकरणों पशुधन की पूजा करते हैं। बच्चे बांस की गेड़ी पर जो है आनंद चढ़कर जो है आनंद लेते हैं। पोला या पूरा भाद्र अमावस्या को मनाया जाने वाला बैलों के सम्मान में मनाया जाता है। इस दिन मिट्टी के बैलों की पूजा की जाती है। ठेठरी खुरमी जैसी परंपराएं जो है व्यंजन बनाते हैं। तीजा की बात करें तो पोला के ठीक बाद भाद्रपद शुक्ल त्रिची को तो तीजा मनाया जाता है। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला जो है व्रत रखती है और पारंपरिक रूप से अपने मायके जाती है। छेरछेरा जो है पौष पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह नई फसल के आगमन का उत्सव है। बच्चे घर घर जाकर छेरछेरा माई कोठी के धान ला हेर धेरा कहते हैं, कुछ अन्न दान मांगते हैं जो सामाजिक समरसता का प्रतीक है। बस्तर दशहरा आप जानते हैं विश्व का सबसे लंबी अवधि 75 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है। ये भगवान राम की रावण विजय की दशहरा पर दंतेश्वरी की आराधना पर केंद्रित होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? इसमें रावण वध नहीं होता, ध्यान रखिएगा। मड़ई मेला की बात करें तो बस्तर और कांकेर क्षेत्रों में प्रमुख जनजातीय उत्सव है जहाँ ग्राम देवता की पूजा की जाती है और बड़े सांस्कृतिक मेलों का आयोजन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जमा सकते हैं क्रम को, ठीक है। कम से कम आपको तिथि याद होगा तो फिर आपको जमाने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा एक बार, आपको ऐसे भी याद आ जाएगा जनवरी में कौन सा त्यौहार आता है, फरवरी में कौन सा आता है। अभी जैसे आपको मालूम है जनवरी में हमेशा छठछेरा देखने को मिलेगा, फरवरी में आपको महाशिवरात्रि देखने को मिलेगा, मार्च में होली देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको बाद अप्रैल मई में जो है आपको अगति त्योहार देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जून में तो कुछ कुछ त्योहार कुछ देखने को नहीं मिलता है। जुलाई में फिर आपको हरेली देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगस्त में जो है कृष्ण जन्माष्टमी देखने को मिल जाएगा, है ना, अगस्त सितंबर में। फिर अक्टूबर में आपको जो है साथ ही जन्माष्टमी के साथ-साथ आपको बहुरा चौथ है, ठीक है? और साथ ही एक और त्योहार है हमारे छत्तीसगढ़ का जिसको मैं नाम भूल रहा हूँ, ठीक है? जिसमें माताएँ जो है अपने बच्चों के लिए उपवास रखती हैं। एक त्योहार वो हो जाएगा। उसके बाद जो है फिर आपको गणेश चतुर्थी देखने को मिलेगा, तीजा देखने को मिलेगा, पोला देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद आपको अक्टूबर-नवंबर में देखने को मिलेगा आपको नवरात्रि, फिर दिवाली, फिर वही सब त्योहार है। तो आप उसको ऐसे भी याद रखते हैं, याद हो जाता है, ठीक है? तो एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, ठीक? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद और उससे संबंधित विषय वस्तु को सही क्रम में रखें। बढ़ते क्रम में जमाना है, ठीक है? बस कुछ नहीं करना है, क, ख, ग, घ, घ के रूप में जमाना है। तो सबसे पहले इसको याद रखिएगा, पंचायती राज के बारे में, है ना? या बोल सकते हैं पंचायतों के बारे में सबसे पहला उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में देखने को मिलता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में देखने को मिलेगा। राज्य ग्राम पंचायत को का संगठन करने के लिए कदम उठाएगी, ठीक है। उसके बाद 243 जो है, इसमें जो है पंचायतों से संबंधित जो है परिभाषाएँ दिए हुए, शब्दावली दिए हुए 243 है। 243 जो है परिभाषा से संबंधित है या शब्दावली से, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। फिर ए से चालू होता है, 243 से ए से असेंबली याद रखेंगे। ए से असेंबली याद रखेंगे, असेंबली का मतलब होता है सभा, तो उसमें याद रखेंगे ग्राम सभा, ठीक है? तो इसमें ग्राम सभा का गठन और उसकी शक्तियाँ हैं। बी से याद रखेंगे बिल्ड, बिल्ड मतलब हो सकता है अब इसका बिल्ड, है ना? इसको क्या रखेंगे बिल्ड, ठीक है? तो निर्माण ऐसा याद रख सकते हैं। तो इसमें पंचायतों का जो है बोल सकते हैं ग्राम सभा का निर्माण ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है? सॉरी, पंचायत, है ना? जो ग्राम पंचायत है उसका निर्माण, ठीक। उसके बाद है सी से कंस्ट्रक्शन मतलब संरचना याद रख सकते हैं। सी से कंस्ट्रक्शन संरचना ऐसा करके चुनाव की प्रक्रिया। उसके बाद डी से आपका जो दबे हुए लोग हैं, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो दबे हुए लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान है, तो सीटों का आरक्षण। ई से रखेंगे आप जो है एंड, END याद रखें, एंड, एंड मतलब समाप्ति, तो समाप्त क्या होगा कार्यकाल। तो पंचायत की अवधि होगा सामान्यतः 5 वर्ष, ठीक है। उसके बाद एफ, एफ से हो जाएगा फैल, क्या हो जाएगा फैल, ठीक है। मतलब इसमें आ जाएगा अयोग्यता, क्या आ जाएगा अयोग्यता।
जी। जी से क्या हो जाएगा, जी फॉर जीनियस, ठीक है, जी फॉर जनरेशन, पावर जनरेशन ऐसे याद रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, पावर जनरेशन या पावर जनरेटर ऐसा करके याद रख सकते हैं। जनरेटर पावर से याद रखेंगे आप, शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व, ठीक है। एच, एच से आप याद रखते हैं हैंड, याद रख सकते हैं हैंड। हैंड मतलब होता है कर, है ना, कर, तो कर कमलों द्वारा ऐसा बोलते हैं ना, तो हैंड, तो कर इसमें आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आपका कर, तो हाथ से दिया जाता है कर, ऐसा याद रख सकते हैं। आई, आई से आप क्या रख सकते हैं, फाइनेंस, फाइनेंस, फाइनेंस ऐसे करके, फाइनेंस ऐसे, या इनकम भी करके याद रख सकते हैं, इनकम, इनकम किससे संबंधित है, पैसा से, वित्त थे, ठीक है, तो राज्य वित्त आयोग का गठन है। के से याद रख सकते, इलेक्शन, इलेक्शन ऐसे याद रख सकते हैं, के से इलेक्शन, इलेक्शन ऐसा करके के से याद रख सकते हैं, तो निर्वाचन आ जाएगा 243। ओ से याद रखेंगे, ठीक है, ओ से मतलब इसमें मतलब न्यायालयों का हस्तक्षेप पर रोक है, ठीक है, तो इसमें आप क्या याद रख सकते हैं, इसको कुछ भी बना के आप ओ से याद रख सकते हैं। ऑब्जेक्शन करके बोल सकते हैं, ऑब्जेक्शन, नो ऑब्जेक्शन ऐसा टाइप का, ठीक है, तो हस्तक्षेप पर रोक, तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं। तो याद रखने का तरीका है, ए बी सी डी में जमाना था, तो आप इसको ए बी सी डी में जमा दीजिए, ठीक है। तो कौन सा अनुच्छेद में क्या दिया हुआ है, आप इसको इसी प्रकार से याद रख सकते हैं, ठीक है। आप ए बी सी डी ऐसा रटते रहेंगे तो नहीं होगा, तो ए से आप कुछ बना लीजिए शब्द, बी से कुछ शब्द बना लीजिए, ठीक है, जो लिखा हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार जो धाराएं हैं उसको भी याद किया जाता है, ठीक है। तो धाराएँ का अगर क्वेश्चन आता है तो धाराओं को भी मैं कोशिश करूँगा इसी क्रम में आपको याद करा दूँ, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस संस्था द्वारा रेड डाटा बुक प्रकाशित किया जाता है, तो IUCN के द्वारा किया जाता है। ये IUCN क्या है, रेड डाटा बुक क्या है उसको जानते हैं। रेड डाटा बुक है ना, एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक दस्तावेज है जिसे विश्व स्तर पर लुप्तप्राय और दुर्लभ प्रजातियों पौधों, जानवरों, कवक और स्थानीय प्रजातियों के रिकॉर्ड को बनाए रखने के लिए तैयार किया जाता है, ठीक है। इसको कौन जो है प्रकाशित करता है, तो IUCN। IUCN क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है। उद्देश्य क्या है, तो मुख्य उद्देश्य होता है कि दुनिया भर में उन प्रजातियों की पहचान करना जिन पर विलुप्त होने का खतरा जो है मंडरा रहा है, ताकि उनके संरक्षण के लिए उचित कदम उठाया जा सके। स्थापना कब हुई थी, तो 1964 में इसकी ये जो है आई थी, इसकी अवधारणा पहली बार रेड डाटा बुक जो है 1964 में, याद रखिए, तो 1964 में याद रखिएगा इसको, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेड डाटा बुक के अंतर्गत श्रेणियां हैं, जैसे विलुप्त, गंभीर रूप से लुप्तप्राय, लुप्तप्राय और अति संवेदनशील, ठीक है। तो विलुप्त क्या होता है, जो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। गंभीर रूप से लुप्तप्राय मतलब जिन पर विलुप्त होने का अत्यधिक उच्च जोखिम है। लुप्तप्राय जिनकी संख्या तेजी से घट रही है, और अति संवेदनशील मतलब जो भविष्य में लुप्तप्राय हो सकती है। इसमें दो प्रकार के पन्ने देखने को मिलेगा, एक है गुलाबी पन्ना, एक है हरा पन्ना। गुलाबी पन्ना का यूज़ यहाँ किया जाता है, पिंक पेज का। इन पन्नों का उपयोग जो है उन प्रजातियों के लिए किया जाता है जो गंभीर रूप से लुप्तप्राय है, और हरे पन्ने का या ग्रीन पेज का उपयोग जब किसी प्रजाति की स्थिति में सुधार होता है और वो खतरे से बाहर आ जाता है, तो उन्हें गुलाबी पन्ने से हटाकर कहाँ रख दिया जाता है, हरे पन्ने में रख दिया जाता है। तो ग्रीन पन्ना, हरा पन्ना किससे जुड़ा हुआ है, IUCN या रेड डाटा बुक से जुड़ा हुआ है। इस फैक्ट को भी याद रखेंगे, ठीक है। कथन और कारण में या कूट वाले प्रश्न में ऐसे कूट-कूट के दे देता है फिर ऐसी प्रश्नों को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो IUCN से जुड़ा हुआ आपको जो महत्वपूर्ण पहलू है आपको बता दिया। 1964 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इसका यूज़ क्या होता है, या क्यों इसको बनाया गया था, तो जो लुप्तप्राय जनजाति जो प्रजाति है उसका संरक्षण के लिए इसको बनाया गया था, ठीक है। 4 कैटेगरी में इसको बाँटा गया है, उसको भी ध्यान रखिएगा। 2 पन्नों की बात की गई है, एक गुलाबी पन्नी है, एक हरे पन्ने। गुलाबी पन्ने मतलब जो लुप्तप्राय है उसके लिए है, हरे पन्ने जो लुप्तप्राय की श्रेणी से बाहर आए थे, उनको हरे पन्ने में रखा जाता है। तो इस प्रकार से आप इसको बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी से आशय निम्न में से किससे है? कुल राष्ट्रीय उत्पाद से, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से, एक वर्ष में एक देश की सीमा में उत्पादित वस्तुएं और सेवाएं, कुल सरकारी आय से। तो जीडीपी क्या होता है भाई? सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, किसी देश की आर्थिक सेहत मापने का सबसे प्रमुख पैमाना है। मतलब किसी भी देश का आर्थिक स्थिति बताने का सबसे प्रमुख पैमाना कौन सा है? जीडीपी। सरल शब्दों में अगर कहें तो एक वित्तीय वर्ष में, कब? एक वित्तीय वर्ष में देश के भौगोलिक सीमाओं के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तुएं और सेवाएं के कुल मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहा जाता है। मतलब एक वर्ष के भीतर देश की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत
जो अंतिम रूप से जो वस्तु बनती है, जो सेवाएँ हम देते हैं या लेते हैं, ठीक है? याद रखिएगा, जो सेवाएँ होती है, ठीक है? उसके कुल मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहा जाता है। भौगोलिक सीमा तो उत्पादन देश के भीतर होना चाहिए, याद रखिएगा इसे, है ना? वह देश के भीतर होना चाहिए, चाहे वह देश के नागरिक ने किया हो या विदेशी कंपनी ने किया हो, लेकिन देश के भीतर ही होना चाहिए। अंतिम उत्पाद की बात करें तो केवल तैयार माल की कीमत गिनी जाती है, जैसे कार की कीमत, ना कि उसके टायर की कीमत, ना कि उसके टायर, है ना? उसके टायर की कीमत अलग से, क्योंकि ये इसको बनाने वाले अलग है, कार को बनाने वाला अलग है, कार को जो टायर है, कार में फिट किया जाता है, तो टायर जो है उसकी गणना अलग होती है, ठीक है? और जो बॉडी है उसकी गणना अलग है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? निश्चित सीमा तो आमतौर पर 1 वर्ष या 1 तिमाही के लिए की जाती है। भारत में जीडीपी के आंकड़े कौन प्रस्तुत करता है? तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, ठीक है? के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा जारी किए जाते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो कुछ बातें जीडीपी से संबंधित, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है? जब जीडीपी से जैसे अभी क्वेश्चन आता है आर्थिक सर्वेक्षण से, है ना? या बजट से, तो उसको जैसे क्वेश्चन आएगा तो अभी लेटेस्ट डेटा के साथ अपडेट मैं कराते जाऊँगा इस जीएस पोर्शन में, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए कथन और कारण का सही विकल्प चुनिए। 3 सितंबर 2025 को 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक में बड़े कर सुधार किए गए। 4 स्तरीय संरचना 5%, 12%, 18% और 28% को घटाकर एक सरल 2 स्तरीय 5% और 18% प्रणाली लागू की गई। ए और आर दोनों सत्य है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए और एक सत्य है और आर असत्य है। ए असत्य है, आर सही है ना? तो देखते हैं, अब जानते हैं 3 सितंबर 2025 को बहुत बड़ा बदलाव हुआ था, जीएसटी 2.0 आया था। इस चीज़ को बहुत अच्छे से जाने होंगे, बहुत लोगों को बेनिफिट हुआ था, ठीक है? तो 3 सितंबर 2025 को 56वीं जीएसटी परिषद के बैठक में बड़े कर सुधार टैक्स रिफॉर्म किए गए। आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति समाचार रिपोर्टों के अनुसार यह बैठक वास्तव में 3 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। इस बैठक में जीएसटी 2.0 के रूप में जाने जाने वाले महत्वपूर्ण सुधारों को मंजूरी दी गई, जिसका उद्देश्य कर ढांचे को सरल बनाना और आमदनी को राहत देना था, ठीक है? मतलब कथन आपका सही है। कारण की बात करें तो पुरानी 4 स्तरीय कर संरचना जैसे 12% वाला, है ना? 5%, 18% और 28% को हटा कर 2 सरल स्तरीय इसको लागू किया गया, जैसे 5% और 18% में, ठीक है? 56वीं बैठक के मुख्य निर्णयों में एक कर स्लैब का युक्तिकरण था, ठीक है? जिसके तहत 12% और 28% स्लैब को समाप्त कर दिया गया और अधिकांश वस्तुओं को 5% और या 18% के स्लैब में रखा गया। लेकिन इसके अलावा जो विलासिता की जो चीज़ें हैं, हानिकारक वस्तुएँ हैं, उसके लिए 40% स्लैब भी पेश किया गया, ठीक है? तो आर भी सही है। तो चूँकि 56वीं बैठक में किए गए बड़े कर सुधारों का मुख्य हिस्सा ही कर स्लैब को 4 से घटाकर मुख्य रूप से 5 और 18 करना था, मतलब 2 में करना था, इसलिए जो कारण है सीधे तौर पर कथन में वर्णित सुधारों की प्रकृति को स्पष्ट करता है, अतः जो है कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है, ठीक है? तो ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिए, ठीक है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये कुछ अभी लेटेस्ट न्यूज़ है, तो इसको भी याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। बस्तर के पठार की प्रमुख नदियाँ हैं, तो आप जानते हैं इंद्रावती नदी है, ठीक है? सबरी नदी है, सोंढू नहीं है, सोंढू तो बेसिन में आ जाएगा, महानदी बेसिन, ठीक है? आपका छत्तीसगढ़ के मैदान वाले एरिया में गोपा तो ऊपर की नदियाँ हैं, ठीक है? तो इंद्रावती और सबरी, तो ये आ जाएगा जे और एल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। लाइट बंद हो चुका है, बीप की आवाज़ आपको सुनाई दे रहा होगा, ठीक है? क्योंकि इन्वर्टर जो है यूपीएस उसी में चल रहा है, अगर बीच में बंद हो जाता है तो यहीं तक का वीडियो मैं अपलोड कर दूँगा, ठीक है? बस्तर के पठार की प्रमुख नदियाँ निम्नलिखित है। एक है इंद्रावती नदी है, यह बस्तर की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, जीवन रेखा मानी जाती है। यह नदी उड़ीसा से निकल के बस्तर के पूर्व से पश्चिम की ओर है ना बहती है और विश्व प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात इसी नदी पर है। सबरी नदी की बात करें तो यह बस्तर की दूसरी प्रमुख नदी है, ठीक है? तो इसको आप डिटेल में बाकी को पढ़ते रहिएगा, क्योंकि समय मेरे का नहीं है, क्योंकि अभी लाइट बंद हो चुका है, इसलिए थोड़ा-सा फास्ट मैं करूँगा इसको। कोटरी नदी परलकोट नदी के नाम से जानी जाती है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है? नारंगी नदी है, बस्तर में कोंडागांव तहसील से निकलती है, चित्रकूट के पास इंद्रावती नदी में मिल जाती है। अन्य सहायक नदी है शंखनी डंकरी नदी, कुड्रा नदी, बोडी, नीबरा और बाघ नदी, ध्यान रखिएगा, ठीक है? इसके अलावा ये जो है सब ये नदियाँ कहाँ जाके मिलती है, तो गोदावरी नदी में, ठीक है? चलिए आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है? छत्तीसगढ़ की में से कौन-सी नदी नहीं है, ठीक है? तो महानदी छत्तीसगढ़ की है, हरपा नदी है, इंद्रावती है, गोमती नहीं है भाई, तो 3 नदियाँ जो है छत्तीसगढ़ की हैं, ठीक है? तो छत्तीसगढ़ की नदियाँ
महानदी आप जानते हैं छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है, 286 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में, और कुल लंबाई 58 है, लेकिन छत्तीसगढ़ में बहने वाली लंबी नदी नहीं है। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है शिवनाथ नदी, 290 किलोमीटर, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिए। इसके अलावा इंद्रावती नदी है ना, हसदेव नदी है, अरपा नदी, पैरी नदी है, सबरी है, कन्हार है, ठीक है। तो ये अपवाह तंत्र दिया हुआ है और उसका परसेंटेज दिया हुआ है कि महानदी अपवाह तंत्र सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, 56.15%। गोदावरी अपवाह तंत्र की बात करें तो 28.64%, सोनगंगा अपवाह तंत्र की बात करें तो 13.6%, ब्राह्मी अपवाह तंत्र 1.03% और नर्मदा अपवाह तंत्र जो है 0.55% आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में यही समाप्त करता हूँ, थोड़ा सा हड़बड़ी हुआ यहाँ लाइट बंद हो जाने के कारण। अगले वीडियो में और भी क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के भूगोल से लेकर नदी को लेकर, तो नदियों से जो भी क्वेश्चन और आएगा उसको डिटेल में मैं और अच्छे से एक्सप्लेन आपके लिए कर दूंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बातें आपको समझ आ रहा होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे आप जुड़े रहिए, ताकि बेहतरीन वीडियो हम आप तक जो है पहुँचा सकें। बस इतना ही सहयोग की अपेक्षा आपसे रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे चैनल को।